नमस्कार मैं लेखा लहरे, हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बीकॉम फाइनल से मैनेजमेंट अकाउंट में से यूनिट 2 फंड फ्लो स्टेटमेंट कोर्स प्रवाह विवरण से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं मतलब बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और मैं इस टॉपिक का फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले से अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना। देखना इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप पहले और दूसरे पार्ट को देखेंगे तो अभी का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर आप नए होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पूरे डिटेल में बताया गया है कि इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पार्ट 1 में आपको उसका डेमो दिया गया है, डेमो बताया गया। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 2 को जरूर देखना। पार्ट 2 के बाद ये 3 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन मोबाइल के माध्यम से बता रहा हूं, वैसे बोर्ड में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर भी देखिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। निम्न चिट्ठों से कोष प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 नए बुक में क्वेश्चन नहीं है, निकिता सॉल्व में मिलेगा, और पुराने बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुरानी बुक मेरा बुक है तो मैं अपने बुक से क्वेश्चन बता रहा हूं। निकिता सॉल्व से क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा है और बहुत अच्छा है। ठीक है जी, छोटा बहुत बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देख ही लेना। ठीक, छोड़ना मत, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो देखते हैं। इसमें आपका स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, निम्न चिट्ठों से कोष प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। इसमें बोला है पार्टिकुलर्स 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। 2014 आपका गत वर्ष हो जाएगा, 2015 आपका चालू वर्ष हो जाएगा। कल मैं इसका डिटेल पहले से बता दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, समता एवं दायित्व, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा। ठीक है, समता एवं दायित्व है। उसके बाद आपका शेयर होल्डर फंड, आधारित कोष, इसके अंतर्गत आएगा आपका शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। 2014 गत वर्ष में 80,000 का, 2015 चालू वर्ष में 85,000 का। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये है तुम्हारा लाभ हानि आपका 2014 में 14,500 का था, 2015 में 24,500 का। नॉन करेंट लेबिलिटीज में आपका डिवेंचर ऋण पत्र है। पिछले साल गत वर्ष 2014 में कुछ नहीं था और अभी 2015 में 5,000 का हो गया। ठीक है, उसके बाद करंट लेबिलिटीज में आपका है ट्रेड पेपर पहले कितने का था? 2014 में 9,000 का था और अभी 2015 में 5,000 का। टोटल करेंगे तो 2014 का आ गया 1,03,500 और 2015 का आ गया 1,09,500। ठीक है, असेस्ट में आ जाएंगे संपत्ति में ये नॉन करेंट असेस्ट में आपका सबसे पहले स्थायी संपत्ति है लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवन। ठीक है, कितने का? 2014 में आपका 50,000 का, 2015 में आपका 50,000, पहले भी 50 अभी भी 50। ठीक है, उसके बाद प्लांट एवं मशीन पहले कितने का था? 9,000 का था, अभी कितना है? 5,000 का। ठीक है जी, टोटल करेंगे। अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पहले कोई पढ़ रहा था, सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा आपका असेस्ट में आ जाएंगे। असेस्ट में आएंगे तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? देखिए 50,000 का है और ये 50,000 का है। 2014 में 50, अभी भी 50। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का है? 24,000 का है। 2014 में 2015 में कितना? 34,000 का। ठीक है, उसके बाद करंट असेस्ट में आएंगे तो करंट असेस्ट में सबसे पहले हमको मिलेगा इन्वेंटरीज, स्टॉक है। स्टॉक कितने का है आपका? 9,000 का, पहले 2014 में, 2015 में कितना? 7,000 का। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य 17,500, 20,800। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेट्स है ना, डेब्ट्स ये क्या है? प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेट्स। ठीक है, डेब्ट्स है जी, ये आपका 1,000 का और ये आपका 1,300 माइनस में। ठीक है, आपका प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान ये आपका डुबल ऋण का प्रावधान है। ठीक है जी, कितने का? 1,000 और ये आपका 1,300। एक प्रकार का आपका देनदार का ही पैसा, मतलब ये देनदारी करना है। ठीक है, ये मान करके चलो। उसके बाद कैसेट बैंक आपका है 4,000 का और ये आपका 9,000 का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टिक लगा लेना, मैं बता देता हूँ। प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेट्स ऐसा लिखा है ना, उसमें थोड़ा सा टिक लगा लो। इसमें 1,000 का हानि पिछले साल हुआ था, फिर से 1,000 का हानि, 1,300 का अभी का हानि है। ठीक है, ये दोनों आपका हानि में है तो इसको थोड़ा सा टिक लगा लेना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है जी, मैं बताऊंगा। इसमें ये प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेट्स ऐसा बोला, मतलब देनदार का पैसा डूबा हुआ है, पैसा डूबा है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का देनदार मानो इसको और चालू संपत्ति मान करके इसका लेखा हम उसमें कर देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक, क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व में आ जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले हम जब कोष प्रवाह विवरण पढ़ाते हैं उसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? कार्य पूर्ण परिवर्तन विवरण पत्र। दूसरा बनता है आपका कोष प्रवाह विवरण, या उसी को बोल सकते हैं कोष प्रवाह विवरण पत्र। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे?
पहले हम बनाएंगे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण पत्र, जो मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। ठीक है, आप तो अच्छे से समझ गए होंगे, पुराने स्टूडेंट ही होंगे, नए स्टूडेंट होंगे तो ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, कॉपी बस करना होता है, कॉपी पेस्ट का काम रहता है, कॉपी बस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका कार्यशील, ध्यान से देखेंगे, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण पत्र। ठीक है, ये विवरण पत्र, ये आ जाएगा आपका कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण पत्र। उसके बाद इसमें ऐसा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कॉलम बना लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, और ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका गत वर्ष के लिए, और गत वर्ष कौन सा दिया 2014, ये हो जाएगा आपका चालू वर्ष के लिए, चालू वर्ष ये हो जाएगा आपका 2015। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो कार्यशील पूंजी में, एक आएगा आपका वृद्धि के लिए और दूसरा आएगा आपका कमी के लिए। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है जी, ऐसे हमारा फॉर्मेट बनता है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पत्र, एकदम बच्चे टाइप का बनता है, कुछ नहीं खाली डिब्बा बस रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गत वर्ष का, हो जाएगा आपका चालू वर्ष का, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी में एक वृद्धि और दूसरा कमी। ठीक है, कार्यशील पूंजी में एक तो वृद्धि होता है या तो कमी होता है, तो उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है जी, और लिखते हैं कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि, तो पहले वृद्धि लिखेंगे फिर कमी। सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन पर आ जाएगा हमारा चालू संपत्ति। जितने भी आपका चालू संपत्ति है सबको क्या करना होगा, आपको कॉपी करना होगा। तो जितने भी आपका चालू संपत्ति सबको क्या करेंगे, कॉपी। तो चलो चालू संपत्ति को कॉपी करते हैं। जितने भी आपका चालू संपत्ति है सबको कॉपी करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है इसमें, इन्वेंट्रीज, यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक बोल दो या स्कंद बोल दो। स्कंद कितने का है आपका, सबसे पहले 9000 का है, ये देखिए 2014 में 9000 का, और इसमें कितना है आपका 7000 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा व्यापारिक प्राप्य, ट्रेड रिसीवेबल बोला मतलब व्यापारिक प्राप्य। ठीक है, तो आ जाएगा आपका कितने का, 17500 का, और इसमें कितना है जी 20800 का, ऐसा। अब उसके बाद है प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेट्स, ऐसा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो देनदार पर प्रावधान, ऐसा लिख दो। ठीक है, देनदार पर प्रावधान ऐसा लिख दो। ठीक है, देनदार पर प्रावधान एक प्रकार का देनदारी है। ठीक है, कितने का, माइनस में है 1000 तो 1000 लिख देंगे, और माइनस में 1300 तो 1300, जैसा वैसा सेम टू सेम लिखना है, कुछ नहीं करना, सेम कॉपी करना। ठीक है, उसके बाद आपका कैश एट बैंक, मतलब बैंक में रोकड़, ये भी आपका चालू है, बैंक में रोकड़ कितने का है जी, ये है आपका 4000 का, और ये है आपका कितने का 9000 का। हमने कॉपी कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे, थोड़ा सा टोटल कैसे करना है, इतने को प्लस करेंगे, चलो मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेटर कहाँ गया इसमें, ये। ठीक है, ये कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले 9000 है, ठीक, इसके बाद 17500 है, ठीक, उसके बाद ये माइनस कर दो 1000, तो इसमें माइनस कर देंगे 1000, और उसके बाद फिर से प्लस में आ जाएगा आपका 4000, तो आएगा आपका 29500। अब इसका कर लो भाई, आएगा तुम्हारा 7000, प्लस कर लो 20800, प्लस माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो 1300। ठीक है, प्लस कर दो 9000, ये आएगा आपका 35500। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल ए। कुल ए को हमने कर लिया, उधर का काम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, बी कंडीशन बनाएंगे, चालू संपत्ति के बाद क्या उतारेंगे, चालू दायित्व को उतारेंगे। तो चालू दायित्व को उतार लो, तो चालू दायित्व को उतारेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, चालू दायित्व क्वेश्चन में आ जाएंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए, चालू दायित्व में आ जाएंगे, करंट एसेट में आ जाएंगे। करंट एसेट में आपका सबसे पहले है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, व्यापारिक देय। व्यापारिक देय देखिए, इसमें कितना आपका 9000 का है, और इसमें कितना आपका 5000 का है। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं है, चालू दायित्व और है क्या, नहीं है, चालू दायित्व नहीं है, मतलब इतने में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो कर दो टोटल, ये आपका 9000 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 5000, ये क्या हो जाएगा कुल बी। ठीक है, हमने टोटल कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको कमी और वृद्धि को देखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, कमी और वृद्धि को देखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले हमारा इसका पिछले साल 2014 में 9000 था, और अभी 2015 में कितना हो गया 7000। ध्यान से समझिएगा, पिछले साल कितना था 9000, और अभी कितना है 7000। पहले 9 था, अभी 7 है, मतलब क्या हो गया, कमी हो गया है। कितने का, 2000 का। तो 2000 का कमी हुआ तो कमी में आ जाएगा 2000 ऐसा, और ये क्या हो जाएगा आपका डेस। पहले 9 था, अभी 7 है, मतलब 2000 घटा है ना, 2000 की कमी हुआ तो 2000 की कमी क्या हो जाएंगे, कमी में आ जाएंगे।
अब उसके बाद पहले ये देखिए यहाँ पर क्या व्यापारिक प्राप्त, पहले कितना था 17,000, 17 है ना, 17,500 था और अभी कितना 20,800 है। पहले कितना था 17,500 था और अभी कितना 20,800, तो इसमें भी कर लो, पहले 17,500 था और माइनस कर लो 20,800, कितना 3300, 3300 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। पिछले साल 17,500 था और अभी कितना 20,800, पहले 17 था अभी 20,800 है, मतलब बढ़ा है। पहले 17 पेमेंट मिला करता था अभी 20 है, ये ऐसा समझ लो, मतलब क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो किसमें आ जाएंगे, वृद्धि में आ जाएंगे। कितने का आएगा जी, ये आएगा आपका 3300 का, ठीक, ये आएगा आपका 3300 और ये हो जाएगा आपका डेज। अब उसके बाद ये देखिए देनदार पर प्रावधान, देखिए देनदार पर प्रावधान पहले कितना था, देखिए पहले 1000 था और अभी 300 है। पिछले साल 1000 था प्रावधान, अभी कितना है 1300, सॉरी 300 नहीं है 1300। पिछले साल 1000 था और अभी कितना है 1300, मतलब 300 बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 300 बढ़ा, वृद्धि हुआ, तो किसमें आ जाएंगे, वृद्धि में आ जाएंगे 300। अब ये दोनों ब्रैकेट में है कि नहीं, ब्रैकेट का मतलब माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डेज, ठीक है। अब उसके बाद बैंक में रोकड़, देखिए बैंक में रोकड़ पिछले साल 4 था, अभी कितना है 9 है। पिछले साल 4 था बैंक में रोकड़, बैंक मतलब पैसा जमा ऐसा है, पिछले साल 4 था अभी 9 है, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है ना। तो कितने का बढ़ा है, कितने का वृद्धि हुआ है 5000, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, ये क्या हो जाएगा डेज, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, व्यापारिक देय, व्यापारिक देय देखिए मतलब चालू दायित्व आएंगे, ठीक है। हमारा चालू संपत्ति मतलब किसमें आएंगे, चालू दायित्व, चालू दायित्व में आएंगे। तो पहले हमारे पास ये व्यापारिक देय कितना था 9000 था और अभी कितना 5000, मतलब 4000 का क्या हो गया है, कमी हो गया है। पिछले साल 9000 था अभी 5 है, किसमें, ये आपका चालू दायित्व व्यापारिक देय। तो कितना घटा है जी, पिछले साल 9 था अभी 5 है, मतलब 4000 घटा है। तो इसका नियम थोड़ा सा अलग लगता है, इसमें घटता है कमी होता है तो उसको वृद्धि में डालते हो, वृद्धि होता है तो उसको कमी में डालते हो। मैंने पहले पार्ट में बताया था, जैसे देखिए इसमें कितने का 4000 का, देखो पहले 9000 था अभी 5000, मतलब 4000 का कमी हुआ है। तो 4000 की कमी हो तो उसको कमी में ना डाल करके किसमें डालेंगे, वृद्धि में डालेंगे, जस्ट उल्टा, उसके जस्ट उल्टा। जैसे इसमें क्या 9000 5000, 4000 का क्या हुआ है, कमी हुआ है। पिछले साल 9 था अभी 5 है, मतलब 4000 का क्या हो गया, कमी हो गया। तो कमी हुआ तो उसको किसमें डालेंगे, जस्ट उल्टा वृद्धि में डालेंगे, कितने का 4000 का, और ये क्या हो जाएगा आपका डेज, ठीक है जी। अब इतना हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो देखेंगे ये कमी वाला का योग ज्यादा है कि वृद्धि वाला का योग ज्यादा है, किधर का योग ज्यादा है, देखिए किधर का योग ज्यादा है, वृद्धि का ज्यादा दिख रहा है, मेरे को तो वृद्धि का ही ज्यादा दिख रहा है। देखिए 4 5 9 और 9 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, होगा कि नहीं होगा, इधर का योग ज्यादा दिख रहा है मेरे को और इधर का कम दिख रहा है। तो ये टोटल करने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम शेष बनाएंगे कार्यशील पूंजी में क्या है जी, किधर का योग ज्यादा है, वृद्धि का योग ज्यादा है कि कमी का योग ज्यादा है। जिधर का योग ज्यादा रहेगा उधर को यहाँ पे लिखना, उसी को यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे कार्यशील पूंजी में वृद्धि तरफ की ज्यादा है कि कमी तरफ का ज्यादा है, किधर का ज्यादा है, वृद्धि का ज्यादा है कि कमी का ज्यादा है। आप लोग देखो वृद्धि का ज्यादा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि लिखेंगे, और अगर कमी तरफ का ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे कार्यशील पूंजी में कमी बोलेंगे। तो किधर का ज्यादा दिख रहा है, मेरे को तो वृद्धि तरफ का ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए वृद्धि तरफ का ज्यादा दिख रहा है ना, तो वृद्धि तरफ का ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर बोलेंगे कार्यशील पूंजी में वृद्धि, वृद्धि कितने का हुआ यहाँ पर लिख देते हैं वृद्धि, ठीक है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं, चलो देखते हैं कितने का ज्यादा है कितने का कमी है। सबसे पहले 3300 को जोड़ो, ठीक, अब उसके बाद माइनस कर दो 300 को, तो 300 को घटा देंगे, ठीक, अरे हाँ ठीक। अब उसके बाद प्लस करेंगे 5000 को, ठीक, उसके बाद प्लस करेंगे 4000 को, क्या आएगा आपका 12000, कितना आ जाएगा आपका 12000। तो इधर 12000 आया तो इधर भी आ जाएगा 12। अब ये 12 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये देखो इधर इतने को टोटल किए, ये प्लस प्लस वाले को प्लस करना है और ये माइनस 300 इसको माइनस कर, देखिए 3300 में 300 को घटाएंगे तो 3000 बचेगा, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 8 और 4 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12, तो इधर 12 आएगा तो इधर भी 12 आएगा, ठीक है। अब 12 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 10000 बचेगा, कितना बचेगा 10, और ये क्या हो जाएगा डेज। तो कहने का मतलब है कार्यशील पूंजी में क्या हुआ है, वृद्धि कितने का 10000 का, ठीक है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है कितने का हुआ है, ये देखिए कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुआ है कितने का 10000 का। हमारा सवाल बनने इसको क्या करेंगे, पैक करेंगे। इतने में ही आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 60.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इतने ही बस में आपको 60.5 नंबर दे दिया जाएगा, इतने में 7 नंबर रहता है,
ठीक है, तो बहुत बच्चे टाइप का सवाल है, इसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कल बना लेना, ठीक है। पीवीआरएस वाले इसको बना लेना, ठीक, ये समझ में आया। अब ये हो जाने के बाद, ये पहला बन जाने के बाद हम दूसरा क्या बनाएंगे, कोष प्रवाह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कोष प्रवाह विवरण पत्र, ठीक है। इसी को आप कोष बहाव विवरण पत्र भी बोल सकते हो। देखिए, कोष बहाव विवरण पत्र या कोष प्रवाह विवरण पत्र बोल सकते हो, ठीक है। इसको चलो कर लेते हैं, कॉलम खींच लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तरफ हो जाएगा हमारा फंड का साधन, ये हो जाएगा हमारा फंड का साधन, ये हो जाएगा आपका राशि, ये हो जाएगा आपका फंड का प्रयोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फंड का साधन, राशि, फंड का प्रयोग, और ये राशि, ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ऐसा लिख लेना, थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष प्रवाह विवरण बनाएंगे तो एक तरफ हो जाएगा हमारे फंड का साधन, ये हो जाएगा राशि, फंड का प्रयोग हो जाएगा राशि। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप फाइनल में हो, फाइनल वाले बच्चों को लिखने की आवश्यकता नहीं होता है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक। तो इतना बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, ये हो जाएगा आपका कोष प्रवाह विवरण, फंड का साधन, राशि, फंड का प्रयोग, राशि, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें जो आंसर आया इससे उसको क्या करेंगे, उसमें कॉपी करेंगे। यहाँ का जो राशि है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो कॉपी करेंगे तो सबसे पहले हमको लाना होगा, तो लाएंगे तो क्या है, यहाँ पर वृद्धि है, तो वृद्धि आपका समाकलन में जाएगा उसको, अगर कमी हो जाता तो विकलन। देखिए, अगर ये कार्यशील पूंजी में कमी होता तो विकलन में आ जाता, और ये वृद्धि है तो किधर चले जाएंगे, समाकलन। इस चीज को खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो कॉपी करेंगे तो वृद्धि है, तो वृद्धि है तो किधर आ जाएंगे, समाकलन। तो ले आओ भाई, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, कार्यशील पूंजी में वृद्धि। ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एक लाइन में लिखना, कार्यशील पूंजी में वृद्धि। वृद्धि कितने का होगा जी, 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। कमी होता तो किधर आ जाता, विकलन। सबसे पहले आप इसी को लाओगे, इसको बनाने के बाद जब इसको बनाने के लिए चलोगे तो पहले आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करोगे। वृद्धि रहेगा तो समाकलन में जाएगा, क्रेडिट में, और अगर कमी रहेगा तो विकलन में आएगा, डेबिट में, ठीक है। इस चीज को खास ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इतना हो जाने के बाद हम किस में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ। चलो स्क्रीन में देखो क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा क्या क्या बचे। जिसका लेखा हुआ रहेगा उसका दोबारा लेखा नहीं करना, जिसका लेखा नहीं हुआ उसका लेखा इसमें करना है। इस चीज को खास ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आपका चालू संपत्ति और चालू दायित्व का पहले से इसमें लेखा हो चुका है तो उसका दोबारा लेखा नहीं होगा, अब जो ही बचा उसका लेखा इसमें किया जाएगा, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, तो ये मेरा मोबाइल बंद हो गया यार, चार्जिंग खत्म, शिट। चलो ये मैं कॉपी से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो ये पेपर है मेरे पास, इसमें से बता रहा हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या है, अंशधारी कोष। तो अंशधारी कोष स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए, समतल दायित्व आएगा आपका अंशधारी कोष। अंशधारी कोष में आपका शेयर कैपिटल मतलब अंश पूंजी, ठीक है जी। अंश पूंजी देखेंगे, अंश पूंजी कितने का है आपका, पिछले साल 2014 में 80,000 था, और अभी कितने का है 2015 में 85,000। पिछले साल कितना था, 80 था, अभी कितना है, 85 है कि नहीं। और पूंजी क्या है आपका, स्थायी दायित्व। मैं कल नियम बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बताया, ठीक है। पूंजी आपका क्या है, स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व में वृद्धि होगा तो विकलन में आएंगे, और कमी होगा तो समाकलन में जाएंगे, ठीक है। पूंजी आपका स्थायी दायित्व है, और पूंजी स्थायी दायित्व है तो स्थायी दायित्व वृद्धि होगा तो विकलन में आएगा, और कमी होगा तो समाकलन में जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अंश पूंजी पिछले साल 80 था, अभी 85 है, मतलब वृद्धि हुआ है, 5,000 का बढ़ा है, 5,000 बढ़ा है ना, बढ़ा है मतलब वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ तो किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे, ठीक है। तो विकलन में डाल देंगे, यहाँ पर लिखो स्थायी दायित्व में वृद्धि, ऐसा लिखो, ठीक है। अब ये इसके अंदर में डालो पूंजी। पूंजी कितने का वृद्धि हुआ है जी, 5,000 का। पहले 80 था, अभी 85 है, तो 5,000 बढ़ा है। तो यहाँ पर 5,000 की वृद्धि बता देंगे, ठीक है। मतलब पूंजी में आपका 5,000 का क्या हुआ, वृद्धि। अब उसके बाद आपका लाभ हानि, तो लाभ हानि आपका किसमें चला जाता है, संचालन कोष में चला जाता है, एनटीए नोट्स टू अकाउंट के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो नोट में आएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, संचालन कोष बनाएंगे, संचालन कोष। तो संचालन कोष बना लेते हैं, चलो बनाते हैं। संचालन कोष से छोटा सा बनता है, ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका राशि। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने अंश पूंजी को लिख लिया। अंश पूंजी को लिखने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको किस में जाएगा, संचालन कोष में जाएगा।
संचालन कोष में जाता है। तो आप इसको बनाकर संचालन कोष में आएंगे, तो संचालन कोष में आएंगे तो आपको नोट करके दर्शाना होगा, नोट्स टू अकाउंट बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा संचालन कोष हो जाएगा आपका, विवरण हो जाएगा आपका राशि। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चालू वर्ष का लाभ लिखते हैं, चालू वर्ष का लाभ। चालू वर्ष का लाभ देखो इसमें कितने दिया है, चालू वर्ष का लाभ देखो 2015 का लाभ देखो, चालू वर्ष आपका 2015 का लाएंगे, गत वर्ष आपका 2014 का लाएंगे, ठीक है। तो चालू वर्ष का लाभ 2015 कितने का है आपका, 24,000 का है, ठीक है। कितने का है, 24,000 है कि 24,500 का है, कितने का है, 24,500, ठीक है। चालू वर्ष का लाभ कितना है आपका, 24,500। अब इसी में माइनस कर देंगे गत वर्ष का लाभ, इसे माइनस कर देंगे गत वर्ष का लाभ। गत वर्ष का लाभ देखो कितना है, गत वर्ष का लाभ है आपका 2014 का लाभ है आपका कितना, 14,500। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14,500, ठीक है। अब इसमें इसको घटा दो तो हो जाएगा 0 0 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। ये क्या कहलाएगा आपका, शेष लाभ। क्या कहलाएगा जी आपका, शेष लाभ। शेष लाभ कितना आ गया आपका, 10,000 आ गया। ये चालू वर्ष के लाभ में हम माइनस करेंगे गत वर्ष का लाभ, ये ऐसे घटता है, ठीक है। तो कितना बचेगा, शेष 10,000, मतलब हमारे पास शेष लाभ कितना, 10,000, ठीक। अब इतना करने के बाद हम फिर से आगे क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे तो आगे आ जाएगा। इतना करने के बाद इसके नीचे बहुत सारा पॉइंट प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप आगे आ जाना, तो आगे आएंगे तो चलो आ जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका डिबेंचर्स है, ऋण पत्र है। ऋण पत्र देखिए पिछले साल क्या है, डेज है अभी कितना, 5,000। ऋण पत्र आपका स्थायी दायित्व है, ध्यान रखिएगा। ऋण पत्र आपका क्या है, स्थायी दायित्व है, और स्थायी दायित्व में वृद्धि होगा तो एक कोष प्रवाह में जो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में किधर आ जाता है, वृद्धि विकलन, और कमी किधर आ जाता है, समाकलन में, ठीक है जी। स्थायी दायित्व में जब वृद्धि होता है तो विकलन में आ जाते हैं कोष प्रवाह फंड पत्र में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और अगर कमी हो जाता है तो समाकलन में, ठीक है। अब देखो ऋण पत्र आपका क्या है, स्थायी दायित्व है। पिछले साल कितना था, 0 था, नीला डेश का मतलब क्या है, 0 था, और अभी कितना है आपका, 15,000 है कि नहीं, सॉरी 15 नहीं है जी, 5,000 है। ऋण पत्र पहले कितना था, 0 था, डेश का मतलब क्या है, 0 है, और अभी कितना है, 5,000। पिछले साल 0 था, अभी 5,000 है, तो 5,000 बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, मतलब स्थायी दायित्व में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और स्थायी दायित्व में वृद्धि किधर आ जाता है, विकलन में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण पत्र, ऋण पत्र, ऋण पत्र में कितने का वृद्धि हो गया, 5,000 का, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाओ जी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब चालू दायित्व, चालू दायित्व का लेखा यहाँ पर हो गया, दोबारा लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे असेस्ट में। आ जाओ असेस्ट में आएंगे तो असेस्ट में हमको मिलेगा नॉन करेंट असेस्ट। नॉन करेंट असेस्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन पिछले साल 50,000 था, अभी भी 50,000, मतलब इसमें कोई भी ना तो कमी हुआ है और न ही वृद्धि हुआ है, तो इसका लेखा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है, भूमि एवं भवन है, पिछले साल 50 था, अभी भी 50 है, इसमें ना तो वृद्धि हुआ है और ना ही कमी, तो इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्लांट एंड मशीन है, प्लांट और मशीन है। प्लांट और मशीन को देखेंगे, पिछले साल कितना था, 24,000 था, अभी कितना है, 34,000। प्लांट और मशीन आपका क्या है, स्थायी संपत्ति है, क्या है आपका, स्थायी संपत्ति। और मैं कल नियम बताया, स्थायी संपत्ति में कमी होता है तो उसको क्या मानते हैं, ह्रास, और अगर वृद्धि हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रय, और क्रय मान करके उसका लेखा किधर करते हैं, समाकलन में करते हैं। किधर करते हैं जी, समाकलन में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर आपका प्लांट एंड मशीन है। प्लांट एंड मशीन पहले कितना था, 24,000 था, अभी कितना है, 34। पिछले साल 24 था, अभी 34 है, मतलब 10,000 रुपए का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। और स्थायी संपत्ति में वृद्धि को क्या मानते हैं भैया, क्रय मानते हैं, और क्रय मान करके किधर लेखा किया जाता है, समाकलन में, ठीक है। इस चीज को खास ध्यान रखेंगे। ये आपका प्लांट एंड मशीन क्या आपका स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति में कमी को ह्रास मानते हैं, ह्रास मान करके यहां लिख देते हैं, और वृद्धि को क्रय माना जाता है, और क्रय मान करके उसका लेखा फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्रेडिट पक्ष, समाकलन पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं प्लांट एंड बिल्डिंग, ठीक है। स्थायी संपत्ति में वृद्धि, यहां पर लिखो स्थायी संपत्ति में वृद्धि, ये ऐसा हेड डाल दो, स्थायी संपत्ति में वृद्धि हेड डल गया। उसके बाद प्लांट और मशीन है, प्लांट एवं मशीन क्रय लिख दो ब्रैकेट में, प्लांट एवं मशीन का क्रय कितने का, 10,000 का, ठीक है जी। 10,000 का वृद्धि है तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो करेंट असेस्ट आ जाता है आपका। करेंट असेस्ट आ जाता है तो करेंट असेस्ट में आपको क्या लिखना है, इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज करंट असेट का लेखा हो चुका है, देखिए करंट असेट मतलब चालू संपत्ति का लेखा हो गया, तो इसका लेखा दोबारा नहीं करना है, ठीक है। तो इतने में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसको क्या करेंगे,
टोटल करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इसको टोटल करने से पहले हम क्या करेंगे, संचालन कोष को टोटल करेंगे। ठीक है, तो संचालन कोष को पहले टोटल करेंगे। इस चीज को खास ध्यान रखेंगे, आप इसको टोटल करने से पहले किसको पहले टोटल करोगे, संचालन कोष को टोटल करोगे। ठीक है, इसको टोटल करने से पहले किसको टोटल किया जाएगा, संचालन कोष। तो पहले संचालन कोष को टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 10,000। तो हो जाएगा आपका संचालन कोष। ठीक है, संचालन कोष निकल गया। अब ये जो संचालन कोष निकला है उसको पकड़ करके ये जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, कोष प्रवाह विवरण, उसमें पकड़ करके किधर लाया जाता है, विकलन में लाया जाता है। ठीक है, डेबिट पक्ष में लाया जाता है, उसको पकड़ करके किधर लाना है, विकलन में। तो ले आप संचालन कोष कितने का भैया, 10,000 का। अब हो गया, इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो कर लो टोटल, ये टोटल करेंगे तो इधर 10 और 10 कितना आएगा, 20,000 आएगा। इधर भी 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 20। 5 और 5 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा सवाल खत्म। ठीक है, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसका दोनों तरफ का आंसर इक्वल इक्वल आ गया, बराबर बराबर आ गया, तो समझ जाना कि आपका सवाल क्वेश्चन सही बना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन हमारा बन गया। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आप तैयारी करना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसी टेक्निक से इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक। तो ये हमारा वीडियो यही पे हम क्या करना चाहेंगे, अब इसको समाप्त करना चाहेंगे। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो भी आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।